हाय बच्चों, नई क्लास नए स्वास्थ्य की जानकारी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब फिलहाल स्वास्थ्य आपका अच्छा ही होगा और हम अच्छे स्वास्थ्य की आपकी कामना करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का विषय क्या है हमारा? एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली, जहाँ आप कह सकते हैं उसके हमने बच्चों से पिछली क्लास में कितने सवाल कर लिए थे आपको याद होगा। 4 सवाल तक हमारे वहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज हम करेंगे बच्चों उसके आगे के सवाल। तो आगे के सवाल का मतलब सवाल नंबर बच्चों 5वां जो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, पहले सवाल पढ़ते हैं और फिर देखेंगे उस सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है और उस पर विश्वास करेंगे। फिर देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x की पावर 3। ठीक है बच्चों, f(x) हमें क्या दे रखा है? x की पावर 3 दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r2r, मतलब वही r2r फलन हमारा जा रहा है। और क्या दिखाना है इसको बच्चों? एक है, या इंग्लिश में आपको मैंने कुछ बताया था इंजेक्टिव। देखो बच्चों लिखा हुआ ना वहाँ पर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव जो होता है हमारा उसको हम क्या कहते हैं आपको बच्चों? एक। ठीक है, ऐसे होता है आपका ऑन टू या सजेक्टिव, जो आपको मैं नाम इसके लिखाए थे। तो फिलहाल हमें फलन को क्या दिखाना है बच्चों? एक ही होगा। ठीक, R2R का मतलब क्या हुआ? जो फलन जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? R2R, मतलब वास्तविक संख्याओं से लेके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक। ठीक है, तो अब फलन को क्या दिखाना है बच्चों में? एक के लिए क्या करते हैं? f(x1) बराबर f(x2) किया आपने, सॉल्व करते गए क्या आ गया आपका आखिरी में? x1 बराबर x2। जैसे ही x1 बराबर x2 आएगा आपका फलन क्या हो जाएगा? एक ही। जैसा आपको इससे पिछली क्लास में कराए थे सवाल मैंने, और जो पुरानी क्लास में करा चुके हैं तो बहुत बार हो चुका है। ठीक है बच्चों, बस साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस में लाते रहिए। देखें अब सवाल क्या होगा और कैसे करना है। सवाल 5वें का ये हल होगा आपका। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? f सच दैट R2R, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फलन क्या दे रखा है बच्चों में? f(x) बराबर x की पावर 3। ठीक है, f सच दैट R2R और f(x) बच्चों में क्या दे रखा है? x की पावर 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी बात हमारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें क्या दिखाना है? एक के लिए क्या करेंगे? f(x1) बराबर f(x2). तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? ये देखो, माना कि जैसा आपको पता है हम क्या मानते हैं? f(x1) बराबर किसके बच्चों? f(x2) के। ठीक है, हम लोग यहाँ से अब शुरू करेंगे इसको करना। और f(x1) का मान कहाँ से रख सकते हैं बच्चों? आपको हमने बताया था f(x) जो दे रखा होता है, इसी प्रकार f(x2) का मान हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों f(x) कितना है? x की पावर 3, जैसा आप देख सकते हैं। तो f(x1) कितना आएगा आपका? x1 की पावर 3। ये देखिए, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? x1 की पावर 3। ऐसे बच्चों इसको निकालो f(x2), तो ये कितना आ जाएगा आपका? x2 की पावर 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ऐसा मत करना आप कि आपने क्या हुआ 3 से 3 को काट दिया कि भैया पावर आ रही है तो पावर से पावर काटी और भैया x1 बराबर x2 आ गया, सवाल खत्म। आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, डिटेल कि x1 बराबर x2 ही आ सकता है और कुछ नहीं ले सकते हम। क्योंकि मैंने ये चीज़ कहीं कहीं देखी है बच्चों कि वो चीज़ होती है कि ये x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, 2 से 2 काटा, x1 बराबर x2। आप एक बार नोट करो, बाई चांस ये सवाल आपका 3 नंबर का आ गया, सवाल आपका 3 नंबर का आ गया, तो हम ये थोड़ी करेंगे कि ये लिखा, ये x1 की पावर 3, x2 की पावर 3, 3 से 3 काटा भैया x1 बराबर x2। आप ये बताओ तो कि क्या ऐसी बात है कि x1 बराबर x2 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैं फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ। ये फॉर्मूला आपका मेरे ख्याल से 8 या 9 क्लास का है। कौन सा फॉर्मूला? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3।
मतलब अब मैं एक काम करूँ, ये करने वाला हूँ, यहाँ देखो पहले बच्चों इसको तो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, फिर आपको मुझे फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा सब कुछ। मतलब जो है मेरा मतलब ये है ना बच्चों कि फलन दे रखा है R2R, कोई तो उसका मतलब होगा कि भैया कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कि x1 बराबर x2 ही आएगा। ये करने पर तो पूरा आपको डिटेल देना चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा ही होना है इसमें। तो अब देखो आपको जो मैं करने वाला हूँ उससे सब कुछ मालूम पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक तरीका तो आपको मैंने बता ही रखा है, fx1 बराबर fx2 एक ही हो गया, और एक वही वाला जांचने वाला, आप उसे भी कर सकते हो, जांचते रहो कि भैया r किसका समुच्चय है, आपका वास्तविक संख्याओं का। तो लेते गए प्लस माइनस जीरो सब लेते गए, अलग आ जाएंगे, आपको हो गए एक एक ही, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। पर ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि आसान पड़ता है और उससे, ठीक है। देखो क्या होगा उसमें, तो यहाँ बच्चों a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, मैं इस फॉर्मूले की बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए, ये आपका आता है a माइनस बी गुणा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका अगर मैं कहूँ यहाँ पर लगने वाला है, जैसा आप देख सकते हैं, ये देखो x1 की पावर 3 माइनस x2 की पावर कितनी आ रही है 3, ये हो गया a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। और आपको मैंने क्या बताया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड ये एक मतलब a b ही रहेगा, आप भी कह सकते हो। ये जो आ रहे हैं वो देखेंगे कि भैया a के स्थान पर क्या आ रहा है या b के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है। तो आप यहाँ देखो बच्चों, a के स्थान पर कितना आ रहा है x1, b के स्थान पर क्या आ रहा है आपका x2। तो आप फॉर्मूला देखो, पहले आपको लगा के बताएंगे कैसे कैसे फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ये देखो आप यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, a माइनस बी मतलब x1 माइनस का x2, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, गुणा का साइन आपको पता है 2 नंबर के बीच में होता ही होता है। a स्क्वायर बच्चों a कितना है x1, तो ये आ गया आपका x1 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना आ रहा है आपका b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कितना हुआ आपका x2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना आ रहा है आपका ab, a कितना है आपका x1 और b कितना है बच्चों आपका x2 बराबर 0। अब देखो जो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ उसमें एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि हर हाल में बच्चों, हर हाल में x1 बराबर x2 ही होगा, और दूसरा जो मान है या जो दूसरी कंडीशन है वो आ ही नहीं सकती। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये गुणा दूसरा नंबर कितना आ गया 0 बच्चों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x1 माइनस x2 गुणा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 दोनों की गुणा किसके बराबर है 0 के। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चों कि हर हाल में, मैं आपको यहाँ करके बताऊँगा, और हाँ बाई चांस अगर ये सवाल पेपर में आता है तो आपको जो मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ उसका रीज़न वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो ही बात आपकी पूरी मानी जाएगी। वरना क्या होगा, कोई जैसे अब ये लाइन आपने लिख दी कि भैया x1 माइनस x2 आ गया तो x1 बराबर x2 कर दिया, नहीं, तो इसका क्या हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं बार बार, इस वाले फैक्टर की बच्चों हम बात करें बच्चों, किस वाले फैक्टर की, इस वाले फैक्टर की, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है ये किसी भी हाल में वैलिड नहीं होगा। वैलिड का मतलब ये है कि जो हमें फलन की कंडीशंस दे रखी है उसके अनुसार ऐसा संभव ही नहीं होगा कि हम इसको किसके बराबर ले लें 0 के। अब देखो बच्चों पहले क्या होगा यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ लिखूँगा कि x1 माइनस x2 बराबर 0, और यहाँ बच्चों मैं तो बोलूँ यहाँ पे यहीं लिख दो, ये देखो x1 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x2। अब ब्रैकेट वाला काम जो हो रहा है मैं उसकी बात करने वाला हूँ, तो हम ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 बच्चों, ठीक है, x1 x2
बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के, कि भैया x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर नहीं होगा बच्चों किसके, जीरो के। बच्चों मैं एक काम ही कर रहा हूँ, जरा ये दो को थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, ये अब ठीक है। हम कह रहे हैं ज़ीरो नहीं होगा, इसका जीरो नहीं होने का क्या कारण है, ये देखिए। हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये पूरा मान जीरो नहीं आएगा, जैसा आपको मैंने यहाँ लिखाया। मैं उल्टा मान लेता हूँ कि भैया ये मान अगर ज़ीरो है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने क्या मान लिया कि ये मान हमारा ज़ीरो है। अब देखो जब मैं जीरो मानूंगा ना, तो ऐसी कंडीशंस आ जाएगी जो इस फलन को सत्यापित नहीं करेगी। देखिए कैसे, यदि देखो अब मैं यदि में इसको लिख रहा हूँ बच्चों, कारण यदि क्या x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर ज़ीरो हुआ, मैंने मान लिया इसको, ठीक है। देखो बच्चों मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, x1 का स्क्वायर x1 x2 प्लस, मतलब आगे पीछे कर दिया मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। अब मैं बच्चों यहाँ पर इसके करने वाला हूँ गुणनखंड। गुणनखंड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। कहाँ पर लगता था हमेशा, दीर्घात समीकरण पर। आप यहाँ देखेंगे अगर मैं x1 के हिसाब से चलूँ, ऐसा नहीं है कि x1 आपका x2 का भी स्क्वायर आ रहा है, किसी एक को पकड़ लो आप, x1 या x2 को, मैं बात कर रहा हूँ x1 की। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये x1 में दीर्घात समीकरण बन रही है। और दीर्घात समीकरण क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे आप कहेंगे कि सामान्यता फॉर्म जो लिखी जाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। तो मैं बच्चों आपके लिए और करता हूँ, देखो यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन मुझे यहाँ पर लिखानी पड़ेगी, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको चाहो तो नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। तो आप यहाँ देखिए ऐसे ही कुछ, देखो यहाँ पर ना मैं वो लिखा देता हूँ दीर्घात समीकरण, और श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है उसको हम डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे। देखिए कैसे, तो ये तो बच्चों वो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं कह रहा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो, दीर्घात समीकरण, जो आप ये कह सकते हैं कि सामान्यतः ये लिखा जाता है। और बच्चों श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, 9-10 का फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। आप देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो x का मान कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब ये फॉर्मूला बच्चों मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, मतलब आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ करके कि ये संभव ही नहीं है। मतलब हमने क्या लिखाया कि भैया ये जीरो नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता, ये उसका रीज़न है। मैंने मान लिया कि चलो जीरो है, अभी देखो तो फिलहाल इतना आ गया बच्चों। अब ये हमारा बन गया ये द्विघात समीकरण। सबसे पहला काम आपको पता है, तुलना करेंगे कि भैया ए के स्थान पर क्या आ रहा है, बी के स्थान पर क्या आ रहा है और सी के स्थान पर क्या आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ए के स्थान पर जो है मैं इसको यहीं कर दूंगा, देखो, और सीधा वहाँ लगा देंगे। तो आप देखेंगे बच्चों तुलना किसकी करनी है बच्चों, तुलना जो है किसकी करनी है, यहाँ देखिए साथ साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की इससे, मतलब आपको मैं देखो ये अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कम से कम उससे वो लाइन आप जब भी देखें आपको याद रहे। तुलना करनी है किसके लिए, x1 के लिए, x2 भी आ सकता है पर अब x1 पर ध्यान दो। तो ये हो गया ax स्क्वायर, ये आपका आ रहा है ax1 का स्क्वायर, तो उसका मतलब a की जगह कितना आ रहा है, 1। यहाँ कितना होता है बच्चों, bx होता है दीर्घात समीकरण, मैंने किस में मानी है, x1 में। किस में लिए बच्चों मैंने, x1 में। तो आप यहाँ से देखेंगे ये bx है और यहाँ आपका कितना आ रहा है, x1 और x2। दीर्घात समीकरण मैंने किस में ली है बच्चों, x1 में।
ये बी एक्स है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से ये हुआ बी एक्स वन। कितना हुआ बच्चों? बी एक्स वन। तो अगर मैं b का मान निकालूंगा तो b का मान आएगा यहां से आपका x2, ठीक है। और c बच्चों, c क्या होता है? अलग पूरा, तो c हमारा कितना हो जाएगा यहां से? x2 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देखो आप, ax स्क्वायर, ठीक। और देखो मैं द्विघात समीकरण आपको मैंने क्या कहा किस में लेनी है? इस वाले में, देखो ये रही x1 वाले के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका ax1 का स्क्वायर, a आ गया आपका 1, ठीक। bx दीर्घात समीकरण किस में ले रहे हैं बच्चों? x1 में, तो ये हो जाएगा bx1। तो उसका मतलब जो b होगा वो x1 का गुणांक होगा, तो x1 का गुणांक ये तो है x2, तो bx2 हो गया। और c क्या होता है? अलग से जो आता है आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक छोड़ के, एक्स का गुणांक छोड़ के जो बचता है वो पूरा पूरा सी होता है, तो सी आ गया आपका x2 का स्क्वायर। अब लगाते हैं बच्चों ये वाला फॉर्मूला सीरीधराचार्य का। और आपको मैंने क्या बताया? दीर्घात समीकरण हमने लिए x1 के लिए, वो वाली, तो हम x1 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो अब क्या होने वाला है, x1 बराबर, यहाँ क्या होता है बच्चों ध्यान से देखना, माइनस का b कितना है आपका? x2, तो ये आ गया आपका x2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आता है? देखो b स्क्वायर, b कितना है? x2, तो ये आपका हो गया x2 का स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं, माइनस का 4ac, यहाँ देखो बच्चों क्या होगा? माइनस का 4, a कितना है आपका? 1, 4, ये आपका 1 हो गया। और c के स्थान पर कितना आएगा आपका बच्चों? x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर। और बच्चों पूरे के नीचे 2a, और a कितना है आपका यहाँ से? 1, ये आ गया। और बच्चों थोड़ा सा इसको मैं सही करना चाहूँगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग बन गया, ये आ गया 2 गुणा 1। मैंने तुलना की, आपको लिखा दिया, ए बी सी की जगह क्या क्या आ रहे हैं वो हमने बस यहाँ पर रख दिया उसके स्थान पर। अब आप यहाँ देखो बच्चों, यही इसी लाइन पर ये बात गलत हो गई है। देखिए कैसे, बस मैं आपको यहीं पर देखो बताता हूँ कर, देखिए माइनस का x2 प्लस माइनस तो यहाँ पर है ही, ठीक है बच्चों। ये कितना है? x2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, और फिर यहाँ आ रहा x2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4x2 का स्क्वायर। तो पूरा कितना आ गया आपका? आ गया बच्चों पूरा कितना? x2 का स्क्वायर माइनस का 4x2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? देखो x2 का स्क्वायर माइनस का 4x2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक में से हम 4 को घटाएंगे, एक में से हम किसको घटाएंगे बच्चों? 4 को। और x2 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है आपका, यहाँ भी आ रहा है, और रूट के अंदर है वो तो हमारा बाहर आ जाएगा। मैं देखो इसको यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों, ये देखो रूट के अंदर है, तो हमको पता है रूट में कोई नंबर जो होता है अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर हट जाता है। तो आप यहाँ देखिए x2 का स्क्वायर का रूट है तो हट गया, वो क्या आ गया यहाँ पर आपका? x2। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस 4, यहाँ देखो आप 1 माइनस 4 बचा। और बच्चों 1 माइनस 4 कितना होगा? माइनस का 3। तो पूरा मान कितना आ गया बच्चों? रूट के अंदर -3। पूरा मान हमारा क्या आ गया बच्चों? रूट के अंदर -3। और आपको पता है ये कि रूट के अंदर कोई अगर माइनस का साइन आता है तो रूट -1 होता है आई, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं, समिश्र संख्याएं, क्लास 11th का चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो हमारा x1 है, ठीक है, यहाँ से देखो इसके बाद ये लाइन आ जाएगी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये मैंने एरो का साइन लगा दिया कि इसके बाद हम यहाँ पर आपको करके बता रहे हैं, बस एक लाइन की बात नहीं है, ठीक है। तो x1 आपका आ गया -x2
प्लस माइनस का बच्चों रूट -3, देखो फिर ध्यान से देखना, रूट में -3, तो ये आपका आ जाएगा बताओ कितना, i√3, और x2 आपका यहाँ पर है, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 2। अब आप बताओ बच्चों मुझे, सिंपल सी बात, समुच्चय किस चीज़ का है, किस चीज़ का समुच्चय है? समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। तो अगर समुच्चय हमें दे रखा है वास्तविक संख्याओं का, तो क्या उसमें समिक संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती है, किसी भी हाल में नहीं आएगी। तो ये पॉइंट था जिसकी मैं बार बार इस सवाल में जिक्र कर रहा था कि पूरी डिटेल ऐसी दिखा दो कि भैया ये हो ही नहीं सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, x1 - x2 बराबर 0। तो ये जो लाइन थी कि भैया ये 0 नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये सिचुएशंस बन के आ जाएगी, ये स्थिति बन के आ जाएगी, यहाँ पर x1 का जो मान है वो i में आ जाएगा, और वो कभी आपका संभव है ही नहीं, क्योंकि समुच्चय जो दे रखा है R2R है, और R2R का मतलब क्या हुआ हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें समिक संख्या नहीं आ सकती। तो बच्चों ये रीजन आप दे देना, बस उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर बच्चों आपका आ गया 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले सवाल पढ़ेंगे बच्चों, आपको बताए, और उसके बाद क्या होगा फिर उस पर विचार करेंगे कि क्या क्या इसमें हमें दे रखा है। सवाल 6 क्या है बच्चों, 2 फलनों, ठीक है, 2 फलन की बात यहाँ पर अब हो रही है। 2 फलनों f तो जा रहा है बच्चों n से z पर, f कहाँ से कहाँ जा रहा है, n से z पर जा रहा है, ठीक है। और बच्चों जो उसमें g है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, z से z पर। तो अब ये कह रहा है कि हमको 2 फलन, एक तो f के लिए कह रहा है और दूसरा बच्चों किसके लिए, g वाले के लिए, के उदाहरण दीजिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आप बताओ। हमें f और g जिसकी कंडीशंस आप कह सकते हो कि f की तो होनी चाहिए n से z और g की होनी चाहिए z से z, मतलब इन दोनों को लेके हमें एक ऐसे उदाहरण देने हैं कि आपका गॉफ, देखो बच्चों गॉफ फिर आ गया, कि अगर हम गॉफ को निकालें, मतलब f और g के मुझे ऐसे उदाहरण देने हैं, तो बच्चों इसका मतलब आप क्या समझे कि मुझे उदाहरण खुद ही मानना है। यहाँ पर ना आपको fx दे रखा है, ना आपको क्या दे रखा है, gx दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। कह रहा है वो ऐसे उदाहरण मानो कि जिसमें आपका गॉफ तो भैया एक ही आ जाए, मतलब गॉफ हमारा क्या आ जाए बच्चों, एक ही, पर g एक ही ना हो। ठीक है, मतलब अब पूरा सवाल क्या हुआ बच्चों, f कहाँ से कहाँ जा रहा है, n से z, g हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, z से z। उन दोनों के ऐसे उदाहरण मानने हैं, मुझे fx मानना पड़ेगा, मुझे gx मानना पड़ेगा, खुद मानना पड़ेगा, जिससे आपका गॉफ तो वो आ जाए, क्या बच्चों, एक ही, पर g जो होगा वो एक ही नहीं होना चाहिए। मतलब गॉफ तो होगा एक ही, पर जी एक ही नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है। और आप देखेंगे बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स में, सिंपल सी बात है, वो बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी, उसमें आप देखेंगे तो उस बुक्स में, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि किताब वाले ने, जिसने ये किताब छापी है जो भी, उसने बच्चों को थोड़ा सा काम आसान करने के लिए संकेत दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो बच्चों। ठीक है, तो आपको ये कह सकते हो कि इस सवाल में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमें भैया फंक्शन इस प्रकार से मानना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको इस संकेत के अनुसार सवाल को अभी ख़त्म करा दूंगा। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद, बिना देखे। कैसे कि यार फंक्शंस जो हमने सवाल में लिया था वो किस प्रकार लिया था, एक हमारा fx था, एक हमारा gx। एक दो बार आप भी ट्राई कर लोगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो अब बच्चों सवाल को करते हैं शुरू। तो हमें बच्चों जो जो दे रखा है हम उसके अनुसार इसको अब आपको करके बताते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का सवाल है
तो आप ये देखेंगे f जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n से z, जैसा आप देख सकते हैं, और g हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये z से z की तरफ। ठीक है, तो हमें अब दोनों के क्या देने हैं, उदाहरण, जैसे मैंने आपको बताया। तो संकेतन पहले देखते हैं कि संकेतन का फलन इसने कैसे माना हुआ है। बच्चों संकेतन में जो fx ले रखा है वो ले रखा है x, fx का ले रखा है बच्चों x, और gx को जो ले रखा है बच्चों क्या ले रखा है, mod x। तो आप यहाँ देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो, माना कि, इसको आप ऐसे लिखना, माना कि fx बराबर x, जैसा आपको यहाँ पर दे रखा है, और gx बराबर कितना बच्चों यहाँ से, mod x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि gx बराबर mod x और fx बराबर x, जो आपको एक हल्का सा हिंट दे रखा है। ठीक है, उसके अनुसार अब बच्चों इन दोनों फंक्शंस के अनुसार जो हमें उदाहरण देने थे, हमने ये मान लिया कि भैया माना कि fx ये है, gx ये है, जो आपको यहाँ पर संकेत दे रखा था। अब हमें ये दिखाना है कि जो चीज़, जैसे गॉफ निकाले हम, ठीक है बच्चों, क्या निकालें, गॉफ। तो गॉफ निकालेंगे तो ये कह रहा है गॉफ तो आपका एक एक ही आ जाएगा, गॉफ आपका क्या आ जाएगा, एक एक ही, पर आपका जी एक एक ही नहीं होना चाहिए, जो जी है वो आपका एक एक ही नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अब पहले बात करते हैं जी के लिए कि भैया जी एक एक ही है या नहीं है। अब देखो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए बच्चों, जी है, जी वो कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, जेड से जेड। जेड आपको मैंने क्या बताया है, चलो मैं दोनों दिखा देता हूँ आपके लिए दोबारा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ थोड़ा साइड में दिखाना चाहूँगा बच्चों, एन क्या है इसमें, एन है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे यहाँ पर नहीं दे रखा ना, तो यहाँ लिख लो आप, एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसा आपको पता ही है। ठीक है, और बच्चों एक और दे रखा है यहाँ पर हमें, z, वो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, चलो, तो आपको मैंने अलग से इसलिए लिखा दिया है, जैसे ये सवाल तो इस एन, आर, जेड, क्यू सब हम आपको बता चुके हैं, पर ये साथ साथ आगे तो आपको देखने में एकदम आसानी हो जाएगी कि भैया एन का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, और हमें बच्चों दूसरे में जेड में क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। समस्त पूर्णांक का मतलब प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, और नंबर मतलब उसमें वो नहीं आएगा आपका भिन्न, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं बच्चों जी के लिए। ठीक है, माना x1 बराबर बच्चों 1, ठीक है, और x2 को मैंने क्या ले लिया बच्चों यहाँ से, -1। x1 को 1 लिया और x2 को बच्चों मैंने क्या ले लिया, -1। मैं g के लिए कर रहा हूँ, जो जांच मैं कर रहा हूँ ये x1 x2 को लेके वो कर रहे हैं, किसके लिए, g के लिए। अब आप जरा इस बात पर गौर करना कि x1 को मैंने 1 ले लिया, x2 को ले लिया -1। क्या 1 और -1 पूर्णांक नहीं है? हैं, पूर्णांक हैं, तो दोनों नंबर किसके अंदर आएंगे, आपके z के अंदर। ठीक है, 1 भी पूर्णांक है आपका, -1 भी आपका पूर्णांक है, तो दोनों किसके अंदर आएंगे, z के अंदर। तो अब देखते हैं बच्चों क्या होगा यहाँ से, gx1, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, gx1, जरा इसमें आप ध्यान देना। तो gx1 आपका हो जाएगा g1, ठीक, gx1 बराबर gx1 का मान कितना है यहाँ से 1, तो ये कितना हो गया आपका g1। अब बच्चों g1 का मान कहाँ से रखेंगे हम, ऊपर से, और ऊपर से कैसा, वही काम तुलना करने वाला। ये तो gx है बराबर mod x,
x के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे 1। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर x है वहाँ आप 1 को रख दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, मॉड 1। कितना आ गया आपका, मॉड 1। और मॉड की वैल्यू समस्त क्या होती है आपको मैंने बताया था हमेशा प्लस। तो मॉड 1 कितना आ गया यहाँ से बच्चों, 1। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। यह आ गया आपका gx2। gx2 कितना है, -1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तुलना करेंगे तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका, -1। तो ये कितना हो गया बच्चों, मॉड का -1। और मॉड में आपको पता है नंबर कैसे आते हैं, प्लस। अब बच्चों जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ, यानी हम आज पहली बार कह रहे हैं, कितनी बार सवाल किए होंगे और जांचते वक्त एक एक ही को, वो बात कहने वाला हूँ। देखो ध्यान से सुनना। एक एक ही क्या होता था, प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हो। ठीक, एक एक ही है वो। एक एक ही कब नहीं है, जब दो अलग अलग अवयव प्रांत के सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ जाए तो वो आपका एक एक ही नहीं होता है। अब आप यहाँ देखिए, आपने gx1 निकाला बराबर x1 को क्या लिया, 1। तो g1 का आंसर कितना आ गया आपका, 1। g-1 निकाला, उसका भी आंसर क्या आ गया आपका, 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने क्या बताया है, ब्रैकेट के अंदर जो अवयव होता है किसका होता है, प्रांत का। जैसे fx है तो f के आगे जो ब्रैकेट का नंबर है प्रांत का अवयव है। आप 100% ये बात श्योर कर लो, कहीं सोचते रहो कहीं अरे ये किसका है वो किसका है, सब खराब हो जाएगा। बराबर में जो आता है, जैसे हमको पता है g फलन दे रखा था, ब्रैकेट के अंदर 1 आ रहा है, 1 किसका अवयव, प्रांत का। ठीक है, कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, 1 किसका अवयव हो गया, सह प्रांत का। फिर माइनस के 1 आ रहा है, किसका अवयव होगा, प्रांत का, 1 सह प्रांत का। तो अब आपने क्या देखा, दो अलग अलग अवयव 1 और -1 के प्रतिबिंब आ रहे हैं 1 नंबर पर। मतलब दो अलग अलग अवयव प्रांत के किससे जुड़े हैं, सह प्रांत के नंबर 1 से। तो ये एक एक ही नहीं होगा। ये कुछ कुछ आपको मैं देखो फिर एक हिंट दे देता हूँ, ये कुछ कुछ इस प्रकार का हो गया आपका। ये मान लो g है, ठीक है, एक इस प्रकार का जो केस आ गया यहाँ पर, एक मैंने क्या लिया, एक लिया मैंने माइनस का 1 और ये 1। तो ये कुछ ऐसा आ गया बच्चों, ये देखो ये कुछ ऐसा आ गया है। इसके अनुसार जो हमारी कंडीशन आ रही है वो फिगर इसका ऐसा है। हल्का से आपको मैंने आइडिया भी दे दिया कि भैया 1 और -1 किससे कनेक्ट हो रहे हैं, 1 से। तो दो अवयव 1 से कनेक्ट होंगे तो आपका एक ही नहीं होगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इस बात को यहाँ पर कि प्रांत के, ठीक है, प्रांत के, जैसा मैं आपको बताया ब्रैकेट के अंदर के अवयव क्या होते हैं, प्रांत के, प्रांत के अवयवों, ठीक है, प्रांत के अवयवों 1 और, ठीक है, 1 और -1 के, ठीक है बच्चों, प्रांत के अवयवों, कौन से अवयवों, 1 और -1 के सह प्रांत में, ठीक है, सह प्रांत में, जैसा आपको पता है 1 और -1 जो प्रांत के अंदर है के सह प्रांत में प्रतिबिंब क्या है बच्चों, समान है, ठीक है। और ब्रैकेट में आप भी कर सकते हो, अर्थात, ठीक है, इसी बात को मैं ऐसा लिख के बताऊंगा, अर्थात सह प्रांत, ठीक है बच्चों, अर्थात सह प्रांत के अवयव 1 पर है। आप इसको ऐसा लिख दो बस
कि भैया प्रांत के अवयवों, कौन से अवयवों की बात हो रही है, 1 और -1 के सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। मतलब किसके समान है, मतलब हम कह रहे हैं कि 1 और -1 प्रांत के अवयव हैं, ठीक। तो हमने कहा कि समान है, किसके बराबर है, वो किसके जगह कनेक्ट हो रहा है, तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया अपनी लैंग्वेज में, अर्थात सह प्रांत के अवयव 1 पर है कि 1 और -1 उस पर आ रहा है, और बाकी आपको मैंने फिगर में तो बना ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी आपका एक है कि नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अतः जी एक है कि ना बच्चों नहीं है, जी जो है ना एक है कि नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, गॉफ की। यहाँ देखो, अब बात हम करेंगे किसकी, गॉफ की। और गॉफ ये कह रहा है कि इस उदाहरण जो हमें संकेत में दे रखे थे, बाई चांस अगर नहीं दिए हुए तो हमें इसको मानना पड़ता उसकी कंडीशंस के हिसाब से कि हमें भैया क्या चीज़ सिद्ध करनी है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है उसकी बच्चों गॉफ की। गॉफ को दिखाना है कि वो हमारा एकेकी होगा। गॉफ अगर एकेकी होगा बच्चों तो क्या खास बात होगी इसके अंदर, गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 करो, सॉल्व करते करते x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। देखिए कैसे, तो हम ऐसा करेंगे, देखो जो माना जैसा आपको पता ही है, हमें बच्चों किसको दिखाना है, गॉफ को, तो हम ये देखो ऐसे करेंगे, गॉफ जैसा आप देख सकते हैं x1 बराबर किसके, गॉफ x2 के, जैसा आपको तरीका बताइए, क्योंकि यहाँ बच्चों मुझे एकेकी किसको दिखाना है, गॉफ को दिखाना है। गॉफ अगर एकेकी है तो गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 करो, और आंसर आपका x1 बराबर x2 जैसे ही आएगा सवाल आपका खत्म। अब देखिए कैसे, आपको तो गॉफ और फॉक को खोलने का तरीका मैंने बताया था कि अगर गॉफ खोलेंगे या फॉक खोलेंगे तो ओ हटा दो, बाकी पर ब्रैकेट्स। देखिए कैसे, यहाँ इतना आ गया बच्चों, ब्रैकेट लगा के आपको बताया ये ऐसा हो जाएगा, f(x1) बराबर में कितना g, और वही काम यहाँ भी होगा आपका f(x2) जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया, ओ को हटाया ब्रैकेट और f(x1) या f(x2), ठीक। अब आगे बात करते हैं इस पर। f(x1) का मान हमें रखना पड़ेगा ऊपर से, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आओ, f(x) कितना है x, तो आपका f(x1) कितना हुआ x1, f(x2) कितना होगा x2, तो यहाँ पर कितना आया आप देखेंगे g, x1 बराबर कितना बच्चों gx2, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। gx1 बराबर कितना आ गया आपका gx2, ठीक। अब मान किसका रखेंगे बच्चों, इसका g वाले का। gx कितना है आप देखेंगे mod x, gx कितना है आपका mod x है, तो gx1 कितना आ जाएगा mod x1। ऐसे बच्चों gx2 कितना आएगा mod x2। अब आपको पता है, ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि अगर दो मॉड बराबर हैं, जैसे mod x1 किसके बराबर, mod x2 के, अगर मॉड बराबर हैं दो नंबर के तो वो नंबर भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर mod x1 किसके बराबर है, mod x2 के, तो x1 बराबर किसके हो जाएगा, जैसा आप देखेंगे x2 के। x1 आपका किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x2 के, ठीक है। गॉफ x1 को लिया मैंने गॉफ x2 के बराबर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, करते 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 x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। किसका केस होता है, एकेकी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, गॉफ आपका एकेकी होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, आपको पता है आखिरी लाइन, अतः गॉफ एकेकी है, ठीक है। तो बच्चों इसी सवाल के साथ
हम अपनी क्लास को भी बंद करना चाहेंगे और आपसे मिलेंगे अब नए सवाल नई क्लास में। तब तक के लिए बच्चों ओके और टेक केयर। नई क्लास में नया सवाल कौन सा होगा बच्चों? हमारा सवाल नंबर 7वां। बस बच्चों कुछ सवाल आपके और शेष रह गए हैं इस पूरे चैप्टर के ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास में इसको फिनिश कर देंगे और फिर शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर। तब तक ओके और टेक केयर।